भारत सरकार की ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान तेल अवीव से पहुंची नई दिल्ली। स्वदेश पहुंचते हुए नागरिकों ने सरकार के प्रति जताया आभार। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में 3200 से ज्यादा की मौत। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी किया हमला। वहीं गाजा में जारी हमलों के कारण लोगों में खौफ की वजह से हो रहा है पलायन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने शिक्षा और नवोन्मेष में किए डॉक्टर कलाम के अभूतपूर्व योगदान को किया याद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क हादसा। कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार मिनी बस। हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 यात्री जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। कल खेले गए भारत पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान को मिली 7 विकेट से करारी शिकस्त। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही लगा भक्तजनों का तांता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत सरकार की ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इजरायल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने हर भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि इजरायल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस प्रदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से हम नागरिकों को स्वदेश ला पा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये बातचीत। मिशन अजय के अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को? चूंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कुछ अभी हो नहीं रहा है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है। तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझा कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट है उसमें बच्चे काफी थे क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए हैं।
सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशंस को खुद भी मॉनिटर किया है। किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशंस बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए, आप इराक देखिए, आप लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से, और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागरिक विमानन मंत्रालय में भी ये चीजें सब स्ट्रीमलाइंड हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइंड है, ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं, और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की और आभार भी जताया। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहां पर पहुंच पाए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कांटेक्ट किया है, क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय? सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहाँ से बराबर कांटेक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना. Okay, and हाँ, missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है. So thank you so much. Finally we are here. Around, I believe, 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good, and honestly Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और वहीं इजराइल का हमास के खिलाफ जो जंग है उसको लेकर वो जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 2200 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसमें 1/4 बच्चे हैं, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए। वहीं दूसरी ओर इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई और घायलों की संख्या 2800 दर्ज की गई। इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने के लिए कहा था। अब इजराइल की सेना ने हमास पर नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोकने का आरोप लगाया।
इस बीच कनाडा ने अपने नागरिकों से गाजा खाली करने के लिए कहा। हमास के हमले में अब तक कनाडा के 4 नागरिकों की मौत हुई है। दूसरी ओर वाशिंगटन डीसी में LGBTQ अधिकार समूह के रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के साथ इजराइल के युद्ध के बीच यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया जो है उसकी निंदा की। कार्यक्रम में बाइडेन ने पिछले हफ्ते इजरायली क्षेत्र पर हमास द्वारा किए गए हमले को नफरत की अभिव्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, जिसने 29 अमेरिकियों की भी जान ली थी। राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी मौतों पर भी शोक जताया और कहा कि कई निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के बाद सऊदी अरब लौट आए। एंटनी ब्लिंकन ने अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य इजराइल हमास संघर्ष को बढ़ने से रोकना था। ब्लिंकन ने अपनी चीनी समकक्ष के साथ भी फोन पर बात की है और संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने के लिए चीन से सहयोग मांगा। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट और लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। वहीं गाजा में जारी इजरायली हमलों के कारण लोगों में खौफ है, जिसके कारण वे दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने उत्तरी गाजा से लोगों को खाली कराने की इजराइल की मांग की निंदा की है। वहीं इजराइल और गाजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद हैं और उन्होंने हालात का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इस्राएल ने ये कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो पैलेस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इस्राएल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेवस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इजराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या क्या इजराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। विदेश मंत्री की यात्रा कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने वाली है। जयशंकर वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और हो ची मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे। यहाँ वो एक सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। वे भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे।
वक्त एक ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के राव विधानसभा सीट से जीतू पटवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। खबर महाराष्ट्र से, जहां के छत्रपति संभाजी नगर में शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 23 लोग घायल हुए। बताया ये जा रहा है कि यह हादसा रात 1 बजे के करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर और एक ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित संभाजी नगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची शामिल हैं। सभी घायल लोगों को संभाजी नगर के घाटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर ने नियंत्रण खो दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह पीछे की ओर से ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि हर मृतक के परिजन को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया। डॉक्टर कलाम की शिक्षण में अहम भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन वे शिक्षण में लौट आए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को अकादमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, रामनाथपुरम जिला कलेक्टर तिरु बी विष्णु चंद्रन, रामनाथपुरम से सांसद के नवासकानी ने उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद बनाने में अहम योगदान दिया। संघर्ष से शीर्ष तक उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच, समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। और अब बात शारदीय नवरात्र की।
आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। भोपाल में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है और नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस समय हम भोपाल के मां भवानी मंदिर में और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहां पर भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। लोग सुबह से ही पूजा पाठ करने के लिए, विशेष अनुष्ठान करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। मां की दिव्य मूर्ति यहां पर दिखाई दे रही है जो कि विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं। लोग आज से 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और मां दुर्गा समेत जो 9 देवियां हैं उनकी आराधना करते हैं। और नवरात्रि का ये पर्व जो है सुख शांति समृद्धि के लिए जाना जाता है और इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और राजधानी भोपाल सहित जितने भी मंदिर हैं मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ किए जा रहे हैं। साथ ही झांकियां जो है वो स्थापित की जा रही हैं। मूर्ति स्थापित करने का, कलश स्थापित करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है और आज से 9 दिन तक देवी की आराधना के साथ साथ गरबा, डांडिया और तमाम जो देवी के आराधना के जो तरीके हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे और पूरे भोपाल में तमाम जगहों पर देवी की स्थापना की जा रही है। कैमरामैन अमजद रिजवी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात, निर्यात और व्यापार से संबंधित विवादित मामलों के समय पर निपटान के संदर्भ में भारत वैश्विक जगत की अगुवाई कर रहा है। इसी क्रम में नई दिल्ली में अपनी तरह के विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में भारत तकरीबन $55 बिलियन का निर्यात और करीब $22 बिलियन का आयात कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा आयोजित IAAC की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में भाग लेने आए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस P सदाशिवन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिहाज से वैश्विक स्तर पर एक स्वागत योग्य पहल है। The establishment of IAAC is a pioneering move to address never emerging challenges, newer emerging challenges of globalization in the agro-trade. कार्यक्रम में मौजूद सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल के दवे ने कहा कि किसानों के व्यापार से संबंधित विवादित मामलों के समय पर निपटान के संदर्भ में यह पहल काबिले तारीफ है। Small man, that small farmer will not be in a position to afford a good lawyer. So he would be surely in difficulties. But if such associations make some arrangements for expert persons at not very high value, because the cost of arbitration is definitely less. One may feel that you pay something more to arbitrator and lawyer at the initial stage, but in long run it is definitely more economical. भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर M.J. खान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसानों के हितार्थ इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन के तहत, लॉ के प्रोविजन के तहत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल नेचर के जो होते हैं उनको कोर्ट से जाने से पहले एक आर्बिट्रेशन सेंटर में, मीडिएशन सेंटर में एक सॉल्व किया जाता है। तो ये कंसिलिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दुनिया का फूड एंड एग्रीकल्चर का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा भारत सहित दुनिया भर की कृषि खाद्य प्रणालियों के व्यापारिक मामलों को अधिक न्याय संगत और समावेशी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत की है, जो वैश्विक स्तर पर कृषि विवादों के समाधान के साथ ट्रेडर्स व स्टेक होल्डर्स के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम करेगी।
कृषि क्षेत्र में भारत का तकरीबन 5 लाख करोड़ का सालाना निर्यात होता है, वहीं तकरीबन 2 लाख करोड़ का आयात होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयात, निर्यात और व्यापार संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है, जो विश्व का पहला कृषि मध्यस्थता केंद्र बना है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात क्रिकेट की। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का ये तीसरा मैच रहेगा। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली, जबकि दूसरे मैच में टीम ने बांग्लादेश को हराया, जबकि अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। और आईसीसी वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जयरथ जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान द्वारा मिले लक्ष्य को भारत ने 30.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपने जीत के क्रम को जारी रखा। गौरतलब है कि विश्व कप के इतिहास में भारत पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं हारा। कल खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 86 रन की पारी खेली। बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 86 रन की पारी खेली। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 131 रन की शतकीय पारी खेलकर अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने विश्व कप में अपना जानदार प्रदर्शन जारी रखा। पाकिस्तान के खिलाफ हिटमैन का बल्ला खूब चला। रोहित ने 63 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 86 रन की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 136.51 रहा। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 36 गेंदों में अपने वनडे करियर का 53वां अर्धशतक लगाया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से 6 छक्के निकले। इसके साथ ही वे वनडे क्रिकेट में 300 छक्के जड़ने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। वही वनडे करियर में सबसे ज्यादा छक्का जड़ने के मामले में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने से पहले रोहित के नाम 297 छक्के थे। इस मैच में उन्होंने 6 छक्के लगाते हुए 254 वनडे की 246 पारियों में अपने नाम 303 छक्के दर्ज कर लिए। मौजूदा विश्व कप में अपने पहले मैच में रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गए थे। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की और तूफानी पारी खेलते हुए 84 गेंद पर 131 रन बना डाले। इस मैच में शतक लगाते ही उन्होंने इतिहास रच दिया। विश्व कप में रोहित के नाम सर्वाधिक 7 शतक हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया। वहीं रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा विश्व कप में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 63 बॉल पर शतक लगाकर कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कपिल देव ने 72 गेंद पर शतक जड़ा था। रोहित विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में डेविड वार्नर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बने। रोहित और वार्नर ने 19 पारियों में ये कारनामा किया है। मौजूदा विश्व कप में रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने ये बता दिया है कि आने वाले मुकाबलों में भी वे विपक्षी टीम के लिए बड़ा चैलेंज साबित होने वाले हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।